नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सबसे पहले आपको ये बड़ी खबर दे, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मुख्यमंत्री ने दी रानी रामपाल को बधाई। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया और उन्होंने शुभकामनाएं दी। उनका ये ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसपे उन्होंने ये लिखा कि आपके इस उपलब्धि पर समूचे देश को गर्व है। रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान, और अब उन्होंने खुद उनकी उपलब्धियों के लिए सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने ट्वीट किया और उन्होंने खेल रत्न पुरस्कार हेतु उनका चयन होने पर उन्हें बधाई भी दी और ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। खेल रत्न पुरस्कार में इनका नाम सामने आया और इस सम्मान के बाद लोग शुभकामनाएं देते हुए रानी रामपाल को, और इसी क्रम में सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने बाकायदा ट्वीट करके उन्हें ये शुभकामनाएं दी हैं, भविष्य के लिए बधाई भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आपने जो मुकाम हासिल किया उस पर पूरे देश को गर्व है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी सिरसा से मिल रही है, तो ये भी आपको बता देते हैं। आपको ये बताएं कि एसवाईएल पर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का बयान सामने आया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राम जन्मभूमि की तरह एससी के फैसले से एसवाईएल का हल होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना होगा। जल राष्ट्रीय स्रोत पंजाब को नहीं डालनी चाहिए रुकावट। पहले बादल, अब कैप्टन अमरिंदर बना रहे हैं राजनीतिक मुद्दा। तो लगातार ये बड़ी बातें कही जा रही है, क्योंकि सतलज यमुना लिंक का जो मसला है वो लगातार गहराता हुआ, और अब रणजीत सिंह का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि पहले बादल साहब तो अब कप्तान अमरिंदर सिंह राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बड़ौदा उपचुनाव पर भी रणजीत सिंह ने कहते हुए कहा कि चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की ही आज जीत होगी। तो यहाँ पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पर भी उन्होंने सवाल उठाए और ये कहा कि राजनीति की वजह से इस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। होगा एसवाईएल का पानी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कावेरी का मामला था, कर्नाटक आंध्रा का, तो फैसला हुआ और पानी चल गया। मैं समझता हूँ कि फाइनल फेज पे है, अब इसे रोक नहीं सकते, ज़्यादा लंबा नहीं है, अल्टीमेटली फैसला करना पड़ेगा। और मेरा ये ख्याल है कि अब एक बार नेगोशिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपस में बैठ के करें। कल परसों हमारे जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उन्होंने मीटिंग ली है, अपना अपना पक्ष पेश करके आए हैं। पर पंजाब की भी ये गलतियाँ हैं कि वो बिना बात जिद कर रहा है। वाटर जो है वो नेशनल प्रॉपर्टीज़ है। अब ये तो हिमालय से चल के सब जगह तक जा रहा है, तो कोई ये थोड़ा ही है कि उसे रास्ते में कोई रोक ले। कल हम राजस्थान कैनाल का पानी रोक लें कि नहीं जाने देंगे, हमारा पानी है, ये कोई बातें थोड़ी होती है। तो नेशनल रिसोर्सेज है, वाटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सब्जेक्ट ही उनका है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री का। इस करके वही मीटिंग इसकी ले रहे हैं। मैं समझता हूँ अल्टीमेटली अब ये फाइनल स्टेज पे है, फैसला होगा, एसवाईएल का पानी आएगा। ये उनका एक पॉलिटिकली मैंडेट है। ये बादल साहब करते थे, ये कैप्टन साहब कर रहे हैं। इस बात में कुछ आने जाने ना कोई ये इश्यू देखते, ना इस पे वोट पड़ता। वो खाली अपना और उग्रवाद आ जाएगा, इन बातों से क्या लेना देना। उग्रवाद और बातों से नहीं आया, बरगाड़ी का इतना बड़ा काम हो गया, उसका नहीं आया। कोई पानी का इशू थोड़ा ही है। सब लोग जानते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि ये तो सेंटर का सब्जेक्ट है, उनका सब्जेक्ट नहीं, नेशनल प्रॉपर्टी है, जाएगी, जिसके हिस्से में जो है कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं रोक सकता। सरकार की कोई तैयारी नहीं होती, पार्टी की तैयारी है। सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार तो फिर इलेक्शन करा देगी, ये सरकार का काम है। पार्टी चुनाव लड़ेंगी, जो लड़ना चाहेगा, डेमोक्रेसी है, हर आदमी लड़ सकते हैं, सब पत्रकार भी चुनाव लड़ सकते हैं, कोई भी लड़े, किसी को मना थोड़ी है। मैं तो ये जानता हूँ बीजेपी अपना चुनाव लड़ेगी, राष्ट्रीय पार्टी है, स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है, तो सबसे बड़ी पार्टी है, 40 मेंबर उनके इलेक्ट हो गए हैं, दूसरे भी उनके साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का कैंडिडेट होगा और जो भी होगा चुनाव जीतेगा। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको ये बताएं कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर ओपी धनखड़ का कांग्रेस पर वार। कांग्रेस इमोशनल बातें कर सिर्फ वोट लूटती है। कांग्रेस ने अब तक केवल अपना भला देखा है, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वोट लेकर गायब हो जाते हैं कांग्रेसी। मनोहर सरकार ने जनता के हित में फैसले लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ये बड़ी बात कही। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार ने लगातार जनता के हित में
फैसले लिए हैं, लगातार जनता के हित में काम किए गए हैं सरकार की ओर से। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। और बड़ौदा हल्के के लोगों ने समझ लिया है कि बाकी विपक्षी दल केवल वाणी सेवा करेंगे। आज बीजेपी के पास में राज है, असली सेवा बीजेपी ही करेगी। वो जो भी बात करेंगे वो 24 से बाद ही बातें करेंगे और बीजेपी 2020 से ही अपनी सेवा शुरू कर बीजेपी के पास है, किशोर जी के पास। कुछ नेता गांव को आड़ की बात करते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहना चाहिए बड़ौदा वालों, जिनका राज है उन पर विकास कराएगा, क्योंकि सच्चा पड़ोसी वो होता है जो अपने पड़ोस पे विकास की बात करे, जो इमोशंस फैलाकर केवल वोट लूट ले जाए और जो केवल अपना अपना भला चाहे, वो सच्चा पड़ोसी। इसलिए उनको भी मैं जो है ये आह्वान करना चाहता हूँ कि सच्चे पड़ोसी के नाते अब कहे बड़ौदे वालों, विकास के साथ चलो, बीजेपी के साथ चलो और आज अपने विकास को सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि विकास की बड़ी भारी कमी जो है बड़ौदा में है। और मैं देख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा में किसान संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान और आढ़तियों ने प्रदेश के कई जिलों में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जिला उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि केंद्र सरकार को जल्द ही इन अध्यादेशों को वापस लाना चाहिए। हम आपको 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आढ़तियों और किसानों के धरने की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर रेवाड़ी की। रेवाड़ी अनाज मंडी में व्यापार मंडल ने आज पूर्ण बंदी की। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे कैथल की, जहां पर नई अनाज मंडी में मुनीमों ने प्रदर्शन किया। और इसी क्रम में फतेहाबाद में सरकार के तीनों अध्यादेशों के खिलाफ व्यापारी वर्ग सड़क पर उतरा। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप है कि सरकार ने जारी अध्यादेशों से किसान और आढ़तियों के बीच हमेशा के लिए व्यापार बंद हो जाएगा। इससे उन्होंने ये भी कहा कि यह कहां का इंसाफ है कि मंडी में फसल की एंट्री पर टैक्स और बाहर उसी फसल पर कोई टैक्स नहीं। अगर जिले का किसान मंडी में अपनी फसल ना लाकर दूसरी जगह बेचेगा तो आढ़ती तो सड़कों पर आ जाएंगे। और इसी को लेकर जो आढ़ती है वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए। हरियाणा रोडवेज डिपो हिसार के महाप्रबंधक ने विभाग से जुड़ी 250 के करीब फाइल्स को दबा कर रखा है और उन पर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। इस कारण विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। रोडवेज जीएम पर यह आरोप लगाकर रोडवेज कर्मचारी हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के बैनर तले गुरुवार से ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कमेटी के वरिष्ठ सदस्य और हरियाणा कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान राजपाल नैन के अनुसार महाप्रबंधक का रवैया तानाशाही पूर्ण है और वह विभाग के काम को लेकर काफी उदासीन है। कर्मचारियों की लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर वह कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। महाप्रबंधक के पास इस वक्त विभाग के कामों से संबंधित 250 के करीब फाइल्स लंबित हैं। जब तक महाप्रबंधक इन फाइल्स को क्लियर नहीं करते तब तक उनका ये जो धरना है वो लगातार जारी रहेगा। तस्वीरें भी आप देख पा रहे रोडवेज कर्मचारियों का ये धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन धरने पर वो बैठे हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर सिरसा से मिल रही है, आपको इसी तरह रूबरू करवा देते हैं। आपको यहां पर यह बताएं कि सिरसा में पिछले काफी दिनों से गर्मी और उमस से लोग बेहाल थे, लेकिन बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो किसानों के भी चेहरे खिल उठे। कृषि अधिकारियों के अनुसार बरसात से फसलों को लाभ होगा। किसानों का ये कहना है कि बरसात अच्छी होने से नरमा, कपास और धान की फसलों को फायदा होगा। पिछले कई दिनों से गर्मी की वजह से नरमा और कपास की फसल को नुकसान पहुंचा था, लेकिन जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ उससे धरती पुत्र, उससे अन्नदाता इस वक्त बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि कई फसलों के लिए जो मौसम है वो अनुकूल है। खासतौर पर अगर नरमा कपास की बात कर ली जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान गर्मी की वजह से इन फसलों को पहुंचा, लेकिन अब बारिश की वजह से, अब मौसम परिवर्तन की वजह से, मौसम में बदलाव की वजह से कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। चलिए बात कर लेते हैं टोहाना की। आपको यहाँ पर ये बताएं कि लूट के आरोपी ने खुद को गोली मार ली। 2 आरोपियों के पकड़े जाने के बाद गोली मारी गई। गांव लोहाखेड़ा के पास खेत में आरोपियों को पकड़ा गया। आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आजाद नगर में लूट की वारदात को दिया गया था अंजाम। मकान में बंदूक के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। आजाद नगर का ये पूरा मामला, आरोपी ने खुद को गोली मार ली। फिलहाल पुलिस हर एक पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरीके से घटना घटी, आसपास के लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं।
जी कोई आया था, जैसे गेट खुला पड़ा था, मेरे को कहते हमारे छेने थोड़ा है यहाँ पे। मैं क्या भाई यहाँ किसी का कुछ नहीं है। कह रहे नहीं हम छोड़ गए थे यहाँ पे। मैं क्या भाई कौन हो तुम, यहाँ कुछ नहीं है। एकदम से कुंडा लगाया और ऊपर चला गया। एक मेरे पास आ गया जी, आगे यहाँ इस रूम में। मेरे को कहता अगर आप कुछ भी बोले हो ना, मैं आपको भी मारूंगा और आपके बच्चे को भी। मैंने चीख लगाई, उसने तुरंत ही ना चाकू रख लिया ऊपर चीख लगाते। कहते आपको ना मार देंगे अगर बोले हो। फिर स्टोर रूम में कहते या तो आप चाबी दे दो, जितने 20-30 लाख रुपए कल लाए हैं वो सारे के सारे दे दो, नहीं तो आपको मारूंगा, आपके बच्चे को भी और आपके हस्बैंड को भी। मैं क्या भाई मेरा बच्चा ना कुछ ना करी, भी मैंने पैसे का पता नहीं सुनील के पास है, या उसने बैंक में रखे हो या कहीं घर पे पैसे नहीं है। कहा तेरे पहले तो काना के निकाल, घर में जो डाल रखे सब कुछ निकाल कर जी सारे लोग तोड़ दिए, जितने अलमारियाँ वगैरह के टोटली सामान ले गए उठा के घर से, जितना भी सोना था और जितने पैसे थे A to Z चीज़ ले गए, कुछ भी नहीं घर में छोड़ के गए। वो 3 जने आ रहे थे तो मैं खेत में जा रहा था जी, और वो मेरी तरफ भाग गए और मोटरसाइकिल कोसने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई और मैं पीछे भागा, मेरे हाथ पे गोली लग गई तो और मोटरसाइकिल मेरा लेके भाग गए। गांव लोहा खेड़ा की बात है जी। तो आप कौन से गांव के रहने वाले हो? लोहा खेड़ा की। मैं तो खेत में था जी वहीं। चलिए बात कर लेते हैं सोनीपत की, जहां पर पुलिस ने चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आए दिन चोरी की वारदात सामने आ रही थी, जो कि पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। दोनों युवक सोनीपत के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों ने सेक्टर 12 और 15 में दुकानों के शटर उखाड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। दोनों नशे के आदी हैं। नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। तो सोनीपत से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दुकानों का शटर उखाड़कर इन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। 2 लोग वहां पर, और पास ही में सीसीटीवी कैमरा भी है जिसमें ये तस्वीरें कैद हो गई हैं। और फिलहाल पुलिस इसी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए किस तरीके से बेखौफ होकर इस बड़ी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। साइबर सिटी गुरुग्राम में मॉनसून के सीजन के दौरान सड़क धंसने, इमारतों में दरारें आने का सिलसिला जारी है। गुरुग्राम में आज एक और रिहायशी इमारत में दरारें आने से हड़कंप मच गया। दरअसल सेक्टर 27 में 3 मंजिला मकान जमीन धंसने से टेढ़ा हो गया है, एक तरफ झुक गया है। आपको यहाँ पर ये बताएं कि इससे पहले भी शहर के कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जिससे लोग काफ़ी डरे हुए हैं। क्योंकि कल की अगर बात कर ली जाए तो सेक्टर 46 से ऐसे मामले निकलकर सामने आए, जहाँ पर आपको ये बता दें कि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक जो इमारत है वो एक तरफ झुक गई। तो वहीं आज की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो भी ये बताती हुई कि किस तरीके से कहर इस वक्त साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी अनहोनी ऐसे हो सकती है। तो सेक्टर 27 में 3 मंजिला मकान जमीन धंसने से आपको बताएं कि एक तरफ झुक गया। मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज ने जायजा लिया है, रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में 2 दिन की बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल कर रख दी। साइबर सिटी गुरुग्राम जिस तरह से जिस विकास के नाम से जाना जाता है, उस बीच इस पानी ने शहर को पानी पानी कर दिया। तो अलग अलग इलाकों में कहीं सड़कें धंस रही हैं तो कहीं मकानों में बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 27 में, और सेक्टर 46, सेक्टर 47 में जिस तरह से जो इमारतें इसी तरह से जमींदोज होने पर रुकी हुई हैं और जिस तरह से नजर आ रही है कि धंसती हुई नजर आ रही है, उसका एक कारण यही है कि जो पानी की निकासी शहर में होनी चाहिए वो पानी की निकासी नहीं है। और पानी निकासी नहीं होने के कारण इन मकानों के अंदर ये पानी भरता है और एक बड़ा कारण बन जाता है। आप देख सकते हैं कि 4 मंजिला ये इमारत किस तरह से झुकी हुई है और बड़ा हादसा हो सकता है। एहतियातन तौर पर इमारत को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। और इसी तरह से सेक्टर 46 में भी तस्वीर देखने को मिली थी कि एक इमारत पूरी तरह से झुक रही थी और इसी तरह से ये भी इमारत इसी तरह से अपनी जगह छोड़ती हुई नजर आ रही है। आप यदि देखेंगे तो पूरी एक बड़ी दरार इस इमारत में देखने को मिल रही है और इससे मात्र एक ही इमारत नहीं बल्कि आसपास के जो इलाके हैं, जो इमारत बनी हुई है, उनको भी एक बड़ा नुकसान होने का खतरा बनता है। फिलहाल एहतियातन तौर पर पूरी तरह से इमारतों को खाली करा लिया गया है और जो आसपास की जो दूसरे मकान हैं उनको भी खाली कराया गया है। मैं पहले अपने मकान को देखता हूँ, जो भी बिल्डिंग बनी है सबसे पहला नुकसान मेरे मकान को हो रहा है। देखो 1.5 फुट खुली हुई है वो तस्वीर उसके, और दूसरी पड़ोसी का देखो ये मकान में सारे तरेड़ आ गई है। मैं चाहता हूँ ये प्रशासन हो कोई भी हो, इसको तारे भी 2 मंजिल भी तारना चाहता है स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे तार लो, लेकिन इसको उतरवा दो।
नहीं पूरा उतरेगा वो अलग बात है। मैं चाहता हूँ ये धीरे भी उतरे तो एक बार ये दोनों का संकट हट जाए। हम किसी का ये नहीं है, हादसा मेरे साथ भी हो सकता है, इनके साथ भी हुआ है, ये हादसा ना हो और ये इसको आराम से उतरवा दिया जाए। प्रशासन को मेरी यही है। कब ये इमारत इस तरह से हुई, क्योंकि कल बारिश आई, पानी भरा, उसके बाद ये मेरे बारिश पहले भी आई हैं और भूचाल भी आए हैं, तो उस समय कुछ भी नहीं हुआ। और अब ये साथ वाले ये बनवा रहे थे तो उन्होंने अपनी फाउंडेशन खोद दी, फाउंडेशन ज़्यादा खुद गई। फाउंडेशन 2 फुट खुद रही है जी इनकी। हाँ 2 फुट वो लगा हुआ है, जो भी है भाई नीम के फाउंडेशन खुद ही। और बारिश में और बारिश का सारा पानी इसके अंदर चला गया है ज़मीन में। ज़मीन मिट्टी बड़ी ऐसी कच्ची है, उसमें सारा पानी नीचे चला गया। उसकी वजह से अब जो दिक्कत है, अब इन्होंने कहा सब बिल्कुल। देखिए जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं वो ज़रूर आसपास की जो इमारतों में रह रहे थे उनको निकाला गया है, इस इमारत में जो रह रहे थे उनको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है और कोशिश यही है कि इस इमारत को पूरी तरह से जो सामान है उसको भी बाहर निकाला जाए और फिर धीरे धीरे जिस तरह से पूरी तरह से इमारत सरकी है, अपनी जगह इसने छोड़ी है, तो इसकी रिपेयरिंग हो या फिर इस पूरी इमारत को तोड़ा जाए, ये तमाम पहलू अभी भी सामने हैं। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि फरीदाबाद के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आपको बताएं कि किसान जो कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, उन परिवारों के लिए सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। इन किसानों को अपने साथ साथ अपनी फसलों की भी चिंता है, जो कि लगातार नष्ट हो रही है। अब ये किसान टकटकी लगाए यमुना नदी के किनारे बैठे हुए हैं कि अगर यमुना नदी का जलस्तर इसी प्रकार बढ़ता रहा तो 2 से 3 दिन में यहाँ पर बाढ़ की वजह से इन्हें और भी ज्यादा दिक्कतें पेश आएगी। हाँ, तो बहुत ही परेशानी हो जाती है। कमरों में, मकानों में सब में पानी भर जाता है, फिर हम लोगों को निकलना पड़ता है। सरकारी पुश्ते पे टेंट लग जाते हैं, उनमें जाके 1 महीना लगाते हैं। जब पानी सब सूख जाता है, सब काम सही हो जाता है, तब फिर से आते हैं। फिर पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। ये सारी देखो ना, मिर्ची उर्ची सब खराब हो गई हम लोगों की। 1 लाख रुपया की नुकसान था। ये इसमें क्या होगा, अब ये पानी आ जाए सब खराब हो जाएगा। ये जो है 2 दिन से इतना पानी जो है बढ़ रहा है कि इसी तरह बढ़ता रहा तो यहाँ से जो है हम लोगों को निकलना ही पड़ेगा। तो हर साल जो है बाढ़ की स्थिति बन जाती है आसपास के इन क्षेत्रों में, और अब जो है जब लगातार जल स्तर बढ़ेगा तो आपके लिए कितनी मुसीबतें लाएगा? कैसे जो है ये फसलें नष्ट हुई हैं, कैसे आपको जो है बाहर करना होना पड़ेगा? अब जो है फसल तो जो है नष्ट होगी। अब जो है हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा ना। मुसीबत ही मुसीबत है जल बढ़ने से। तो अब जो है यही है कि अब जो काफ़ी तेज़ी से पानी जो है बढ़ रहा है। हमने अभी भिंडी की है और अभी हाल ही में गोभी की पौध लगाई थी, जो कि करीब में 60-70 हज़ार रुपये लगे थे पन्नी उन्नी लगा के, और वो सारी अभी नष्ट हो गई है। इसलिए हमारे जो मम्मी पापा हैं वो परेशान हैं। और बाकी जो बाढ़ का पानी है ऐसे बढ़ता रहा तो करीब में 2-3 दिन में बाढ़ आ जाएगी और हमें यहाँ से जाना। और देखेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक।